तो ये बताएं कि इनवॉइसिंग एक्चुअली है क्या? इनवॉइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक बड़ी कंफ्यूजन है मार्केट में। लोग समझते हैं कि ई इनवॉइसिंग शायद से रेट के साथ जुड़ी हुई। सबसे बड़ा मसला ऑडिट के वक्त इनवॉइस ढूंढना है। इनवॉइसेस ही नहीं मिल रही। तब आप वेलकम टू द बोर्ड रूम। आज आप हमें एक डिफरेंट से माहौल में देख रहे होंगे। नॉर्मली आप हमें देखते हैं मॉर्निंग में या दिन के टाइम पे। आज हम रात के टाइम निकले हैं क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा था कि वो थोड़ा रूखा टॉपिक था, तो हमने कहा शायद एक सुहानी शाम हो पर लाइट्स हो हमारे इर्द गिर्द, तो ऐसा माहौल कुछ बन जाए कि हमें वो रूखी रूखी चीजें जो हैं वो जरा रोमांटिक नजर आना शुरू हो जाए, अच्छी समझ आना शुरू हो जाए हमें वो चीजें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। जो टॉपिक, जो रूखा टॉपिक मुझे भी बड़ा रूखा लगता है, हालांकि मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है इनवॉइसिंग। हर बंदा आजकल इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि इनवॉइसिंग क्या है, इनवॉइसिंग क्या है, हमें करना है, हमें नहीं करना है, क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा, किसको फायदा होगा, कंप्लायंसेस क्या क्या होंगी। इन सब चीजों के ऊपर बात करने के लिए मेरे माइंड में जो शख्स आता था कि यार इस बंदे से बात करनी चाहिए, वो एक ही बंदा हो सकता था जो दुबई में आजकल अवेलेबल भी है हमें, और वो है हमारे बड़े प्यारे भाई अवैस मिर्चा वाला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अवैस भाई? गुड 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 ग्रेट। मैंने सही कहा कि हम ये बड़ा रूखा सा टॉपिक है और आज जैसा माहौल हमने बनाया उसमें थोड़ा सा कम से कम हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा बेहतर बना सकें, आराम, थोड़ा सा आसान अल्फाज में सिखा सकें उन लोगों को, स्पेशली जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस करना जरूरी नहीं कि आप फाइनेंस प्रोफेशनल होंगे। मेरा ख्याल है फाइनेंस प्रोफेशनल कम ही जरा जाते हैं बिजनेस वाली साइड पे। ज्यादातर वो लोग जो है जो नॉन प्रोफेशनल है, अनफॉर्चुनेटली। और बहुत सारे बिजनेसेस को क्लैरिटी नहीं है कि हमें रजिस्टर होना है, हम पर क्या इसका बेनिफिट होगा और ये सारी चीजें। ठीक है, पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप, जिंदगी कैसी गुजर रही है? ग्रेट। और हमेशा आज तक दुबई में जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सारे मेरा हाल है कलीम भाई के साथ ही हुए हैं। ये सारी एक्सपीरियंस वाली जगह आज ही मेरा हाल है दूसरी बार आपके साथ ये बोर्ड पे हैं। और यानी कलीम जब ये बोर्ड चला रहे होते ना तो एक शौक पैदा हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कलीम मुझे भी लेना है ये। इट्स एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। सर थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, सब भाइयों की तरफ से बहुत मोहब्बत मिलती है मुझे। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं और हम कोशिश करें कि हम इसको बड़ा क्रिस्प सा रखें, बहुत छोटा सा रखें इसको, और ताकि हमारे लोगों को समझ आ सके। पहले तो ये बताएं कि इनवॉइसिंग एक्चुअली है क्या? देखिए, एक बड़ी कंफ्यूजन है मार्केट में। लोग समझते हैं कि ई इनवॉइसिंग शायद से रेट के साथ जुड़ी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बिजनेस अब अपनी जब सेल इनवॉइस जनरेट करेगा तो उसे ई इनवॉइसिंग मॉडल यूज करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग समझते हैं ई इनवॉइस का माने इनवॉइस का पीडीएफ फॉर्म या उसकी सॉफ्ट कॉपी ई इनवॉइस नहीं है। ई इनवॉइस मशीन रीडेबल इनवॉइस है जो एफटीए के साथ, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रियल टाइम कनेक्ट हो सकेगी। तो ये सारी चीजें फिर हम इसकी डेप्थ में जाते जाएंगे। इसमें बिजनेसेस की लिमिट है कि किन को रजिस्टर होना है, किन के लिए क्या एप्लीकेबल डेट्स हैं, वो सारी चीजों पर बात होगी। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने हाईलाइट की कि ई इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं है कि इनवॉइस की सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ हमें ईमेल करनी है। ये है मशीन रीडेबल इनवॉइस फॉर्मेट। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा कि इनवॉइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी और किसको रजिस्टर होना है इनवॉइसिंग के लिए? अच्छा करीम भाई, मैं इधर एक आपको बात हाईलाइट करूं। ये ई इनवॉइसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल, इवन इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान में भी ऑलरेडी मौजूद है। तो जहां पे भी एक अच्छा टैक्स का निजाम चल रहा था ऑलरेडी, वहां पे ये चीजें हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ टैक्स नहीं है, बिजनेसेस के लिए बड़ा ईज हो गया। क्या होता था कि सप्लायर और कस्टमर की इनवॉइसेस मैच नहीं हो रही थी। हाँ, रिकॉर्ड में टाइम जाया होता था। अब क्या है, मैं इनवॉइस जनरेट करूंगा, मैं सेलर हूं, आप कस्टमर हो, तो रियल टाइम वो अप्रूव होगी, तभी वो एफटीए के सिस्टम में अपडेट होगी। और बाकायदा इधर एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे। ये कौन है? ये आईटी प्रोवाइडर्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं जो रियल टाइम इनवॉइस को वैलिडेट करेंगे। अच्छा। यानी गलत इनवॉइस बन गई, मैंने इनवॉइस 1000 दिरहम की जनरेट कर दी, आप कह रहे हो मेरी इनवॉइस 800 दिरहम की है, तो ये डिफरेंस ही अब खत्म हो गया। टैक्स की रिकंसिलेशन आसान होगी। फिर सबसे बढ़कर टैक्स के ऑडिट भी आपके आसान हो गए। पहले टैक्स का ऑडिट खुलता था तो इनवॉइस ढूंढते थे। अच्छा, इसमें देखें, एक तो बुरे लोग हैं
जो चोरी करना चाहते, और एक ही शरीफ लोग जिनके लिए तकलीफ आसान हो गई। भाई आज मुझे नोटिस आ जाए आपके बिजनेस को, बोला इनवॉइसेस लाओ, तो हमें इनवॉइसेस ढूंढनी पड़ती थी। अब सारी इनवॉइसेस रियल टाइम एफटीए के सिस्टम में जा रही, उनके लिए भी ऑडिट आसान हो गया और हमारा भी एक स्ट्रेस खत्म हो गया। कंट्रोल बैठ तो गया। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। ये मैं ऐसे बोलूंगा कि पूरी दुनिया, यूके भी आ रही है, मेकिंग टैक्स डिजिटल, ये वो स्टेप है। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने कि बहुत से लोग, मुझे पता है बहुत से बिजनेस ओनर भी कह रही, तो हमारे ऊपर बर्डन आ गया, अब इस पे खर्चा करना पड़ेगा सब चीजें। लेकिन ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उस सिस्टम का आपको ही फायदा हो रहा है। और ये कुछ भी नहीं करना है भाई। देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो सभी यूज करते हैं, हम ज़ोहो यूज कर रहे हैं, क्विक बुक यूज कर रहे हैं। हाँ, उसी के अंदर ऑप्शन होगा सेंड इनवॉइस टू एएसपी, एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर, और इनवॉइस खुद अप्रूव होकर आपके पास आ रही है। यानी आपके लिए सबसे बड़ी बताइए एएसपी क्या चीज है। बेसिकली देखें, अगर एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर ना हो तो मेरी इनवॉइस अलग फॉर्मेट में, आपकी इनवॉइस अलग फॉर्मेट में, तो मिसमैच हो जाएगा। तो एफटीए ने क्या कहा कि भाई आपके सॉफ्टवेयर से जब इनवॉइस जनरेट होगी तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के पास जाएगी, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर, जो एफटीए के दिए हुए प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। ठीक है। अब इसके अंदर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पेपॉल सिस्टम है, उसमें हम नहीं जाते। वो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के तहत इनवॉइस अप्रूव होगी दोनों तरफ से। टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, हम इतना करेंगे जो हमारे लोग। लेकिन इससे आसानी क्या हो गई कि आपकी रियल टाइम रिकॉन मेरी आपकी भी हो गई, और हमारी रिकॉन टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी हो गई। आज मेरा आपका ऑडिट खुल जाए ना, हमें कोई टेंशन ही नहीं। हमारी एक एक चीज वेरीफाइड थी, सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि रजिस्टर किसको होना है। यस। अभी तो देखें, जो इनिशियल लिमिट आई है वो तो है कि 50 मिलियन धर्म से अगर आप ऊपर हो तो आपको जुलाई 50 मिलियन दिरहम से ऊपर क्या टर्नओवर आपका, टर्नओवर जो सेल्स है आपकी। अब बहुत से लोग सेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत से रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत से टर्नओवर को अंडरस्टैंड करते हैं। जो आपके इसका मतलब जो इनकम, सेल्स या टर्नओवर जो आपका है वो 50 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए एक साल के अंदर। ये साल कौन सा है? बस ये जो दिसंबर वाला है या बस 12 जो भी आपका अकाउंटिंग जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है उसमें 50 मिलियन से ऊपर का अगर आपका होगा तो फिर ये होगा। आपको जुलाई 2026 में अपने एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर फाइनल करने, सबसे पहले तो, क्योंकि एफटीए भी अभी सिखा रहा है, बोला भाई पहले एएसपी फाइनल करो, हमें बता। और ये एप्लीकेबल कब से है? जुलाई 26 में अपने एएसपी सबमिट करने कि भाई ये मेरा एक्रीडिएटेड से। बहुत सारी एफटीए की वेबसाइट पे 20 एएसपी आ चुके हैं, उनकी लिस्ट इन्होंने इशू कर दिया। आप उनमें से एक एएसपी को कांटेक्ट करो, वो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ अपना सिस्टम कनेक्ट कर देगा, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। फिर ये ऑटोमेटिक चलेगा। फिर उसके बाद 2027 से जनवरी से ये 50 मिलियन धर्म से ऊपर वाले बिजनेसेस पर मैंडेटरी होगा, और 50 मिलियन से धर्म नीचे वालों के लिए फिर जून या जुलाई 2027 से जाकर एप्लीकेबल डेट आई। तो अभी एफटीए हाथ रख रहा है बड़े बिजनेसेस पर, और खास तौर पे उन पर जो B2B, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए कंज्यूमर जाके वैट की रिकवरी करने नहीं जाता, तो जो ऑडिट का मसला आता है ना, B2B में असल आता है। में आ रहा, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक और बात मैं बताऊं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे, अब समझिएगा, मेरा बिजनेस मिसाल के तौर पे बहुत कम सेल कर रहा है, 5 लाख धर्म की कर रहा है, लेकिन मैं जिस सप्लायर से माल खरीद रहा हूं वो बहुत बड़ी परचेजिंग कर रहा है, तो उसको भी तो अपनी ई इनवॉइस मेरे से अप्रूव करानी है ना। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सेलर हैं, आप बहुत बड़े सप्लायर हैं, आपका 100 मिलियन धर्म का रेवेन्यू, आपने इनवॉइस जनरेट करी, वो मेरे से कस्टमर था, छोटा कस्टमर भी था, B2B, तो उसको भी एएसपी रखना पड़ेगा ताकि वो अप्रूव कर सके उस इनवॉइस को, तभी तो ट्रांजैक्शन का चैनल पूरा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो क्राइटेरिया ये हो गया कि आपका 50 मिलियन दिरहम्स का आपका टर्नओवर होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी डीलिंग कुछ ऐसी कंपनीज के साथ है कि जो बड़ी कंपनीज हैं कि जो रजिस्टर हो रही हैं, तो या तो वो कंपनीज ही आपको बता देंगी कि हम लोग रजिस्टर्ड हैं, तो आपको भी रजिस्टर होना पड़ेगा, या आपको ये माइंड में रखना चाहिए ऑलरेडी कि अगर आपका कोई सप्लायर या आपको कोई कस्टमर जो है वो रजिस्टर्ड है तो आपको भी होना पड़ेगा, उसमें रजिस्टर होना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल टैक्स डिपार्टमेंट ने इन छोटी छोटी चीजों पर हाथ नहीं रखा, अभी वो सिर्फ कह रहे हैं 50 मिलियन से धर्म बड़े सप्लायर रजिस्टर हो, एक ऑपरेशन वो भी टाइम दे रहे हैं। फिर उसके साथ साथ क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, लोग भी अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे मार्केट। बट मैं इधर ये चीज जरूर हाईलाइट करूंगा, कलीम, ये बर्डन नहीं है। अगर आप शरीफ आदमी हो तो बर्डन नहीं हो, यूएई में आप शरीफ आदमी होते हो, यहाँ तो चोरी का सवाल ही नहीं। अगर आप शरीफ आदमी हो तो आपके लिए आसानी, आपकी रिकॉन पूरी हो गई, आपका टैक्स का मसला खत्म हो गया, काफी बर्डन कम हो गया आपका, बजाय से आपकी थर्ड पार्टी हायर कर रहे होते रिकंसिलिएशन के लिए। क्योंकि अभी भी बहुत सी कंपनीज कह रही होती हैं यार हमारा फलाना डाटा जो है रिकंसाइल नहीं था, फलाना डाटा नहीं था, हमने माइग्रेशन की, उसमें डाटा काफी लॉस हो चुका। तो एटलीस्ट वो सबसे बड़ा मसला ऑडिट के वक्त इनवॉइस ढूंढना है, इनवॉइसेस ही नहीं मिल रही, तब आपको एटलीस्ट ये सारी की सारी इनवॉइसेस आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपने ये मेंशन किया। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि इसका
ताल्लुक वैट के साथ या कॉर्पोरेट टैक्स का कितना है? मतलब मेरी कंपनी जो है वो अब जाहिर है हर कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर होना है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो वैट के लिए भी रजिस्टर नहीं हो रही होती। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ वैट रिकंसिलिएशन कर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स रिकंसिलिएशन कर रहा है, आपका सेल्स रिकंसाइल करवा रहा है, कर क्या रहा है? देखिए अभी तो फिलहाल लोगों की अजम्पशन है कि वैट को टारगेट कर रहा है। हाँ, यकीनी तौर पर इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव वैट की चोरी को रोकना है, क्योंकि लोग क्या करते थे कि मेरी सेल इनवॉइसेस फेक इनवॉइस दिखाई या पीछे रिकंसाइल्ड इनवॉइस नहीं है, मैं बेच रहा हूं मोबाइल और पीछे इनवॉइसेस किसी और चीज की रख के इनपुट टैक्स क्लेम कर रहा हूं। तो ये सब चीजों को तो रोक देगा, वैट की लीकेज को तो बुरी तरह रोक देगा। लेकिन इससे वैट के लिए नहीं, आपके कॉर्पोरेट टैक्स का टर्नओवर भी रिकंसाइल हो जाएगा, और प्लस सबसे बढ़ के अब गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा रियल टाइम रिपोर्टिंग आएगी, जिससे गवर्नमेंट अपनी बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकती है। इनवॉइस रेज हो रही होगी, सिस्टम में जाएगी, सिस्टम में जाने का मतलब ये है कि आपके जो अथॉरिटी है उसके सिस्टम रियल टाइम जा रही है। अब आप सोचो ना, पहले क्या होता था, हम क्वार्टर के एंड पे डालते थे मेरी इतनी सेल है। अब गवर्नमेंट को पहले से पता है कि आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो। शायद मैं ये बोलूंगा कि उनकी ऑडिट करने का गवर्नमेंट का टाइम बच गया पूरा। भाई आपने कहा मेरी इतनी सेल है, उनके पास नजर आ रही है ऑलरेडी, उनके पास ऑलरेडी, और सिर्फ आपके कहने से नहीं, वेरीफाइड इनवॉइसेस नजर आ रही है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि एएसपी की आपने बात की है, ठीक है, हमने एएसपी सेलेक्ट करने हैं और जुलाई से पहले हमने सेलेक्ट करें, जुलाई 20, जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो बड़े बिजनेस है उनको जुलाई 2026 से पहले जुलाई क्या, ये कम जुलाई 31 जुलाई फर्स्ट जुलाई से पहले हमें, तो टेक्निकली क्या लेंगे, 30 जून का मैं लेके चलेंगे, या 30 जून से पहले आपको सेलेक्ट करने हैं। आपने सेलेक्ट करने कैसे हैं, क्या सिलेक्शन करनी है, कहाँ जाऊंगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर तो सारे, उनकी लिस्ट भी मौजूद है। आपको अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चेंज ना करना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर मैं लिस्ट मौजूद है एफटी की वेबसाइट के ऊपर, और उसमें फर्दर ऐड होते जा रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली जैसे लोग होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। देखना है कि किस एएसपी का सिस्टम आपके अकाउंटिंग सिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, एक तो ये कि वेल नोन सॉफ्टवेयर है, उनके साथ तो सबकी इंटीग्रेशन है, तो अगर आपकी इंटीग्रेशन ईजी है तो आपको तकलीफ सबसे कम है। अपने कस्टमाइज अपने सॉल्यूशंस बनवाए हुए हैं, अपने सॉफ्टवेयर हैं, तो फिर आपको देखना है कि कौन आपके साथ ज्यादा ईजी। भाई हो सकता है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला ही अगर एक एएसपी बन रहा है, क्योंकि ये तो आईटी फर्म है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा फिर तो आपके लिए इंटीग्रेशन। वरना आपको अगर सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़े तो एक बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। हाँ, अच्छा, फिर ये तो क्वेश्चन फिर उसमें आ जाता है कि यार अगर ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ गया मुझे, फिर तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, स्टाफ ट्रेनिंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, वरना तो एएसपी एक रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन एक करके लेके चलते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है? देखें वैसे तो अगर आपका एएसपी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ सही तरह इंटीग्रेट हो जाता है तो सिर्फ चंद फील्ड्स ऐड हो जाएंगी इनवॉइसिंग में, और फिर ऑटोमेटिकली आपके लोग उसे यूज कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में जैसे इनवॉइस जनरेट हो रही है यही इनवॉइस है, और बस उसके अंदर मैंडेटरी फील्ड्स आपको कवर करनी है। एएसपी के साथ इंटीग्रेटेड है तो वही इजी है सब कुछ। तो स्टाफ ट्रेनिंग का भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एएसपी आपसे पर इनवॉइस चार्ज करेगा। अच्छा, अगर सारी चीजें अलाइंड रही तो। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ा तो फिर ज़ाहिर सॉफ्टवेयर की इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, और फिर उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग भी आपकी एक बड़ी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस को अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए? जो बहुत बड़ी कॉस्ट है या तो इतनी बड़ी ट्रेनिंग्स हैं, घंटों महीनों? देखें जो लोग तो वेल रिकग्नाइज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर आज आप ज़ोहो की वेबसाइट पे जाएंगे वो खुद लिख रहे हैं अभी कि इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद इनवॉइस। ठीक है, लेकिन जिनके सॉफ्टवेयर बहुत कस्टमाइज्ड होंगे, अब उनका या तो आईटी वाला सपोर्ट कर दे, वरना फिर उनके लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल आएगी कि उन्हें मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ इनवॉइस कवर करनी पड़ेंगी और उन्हें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अदरवाइज अगर मुझे सब कुछ ये चीजें चेंज करनी है, मुझे लगता है कि मेरा सॉफ्टवेयर और वो एएसपी जो है आपस में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे, तो फिर हमें छोटी कॉस्ट है, या फिर तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर काम करना है ना, डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना कस्टम था। ठीक है, तो फिर आपको अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो चेंज करना पड़ेगा, वरना फिर ये कि क्या कंपैटिबल आपकी कंपनी के साथ और क्या नहीं है। लेकिन फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना है तो फिर पहले सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का टाइम, फिर वो इंटीग्रेशन का टाइम, फिर वो कंप्लायंसेस का टाइम, तो ये तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको अभी सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। यूएई में लेकिन नॉर्मली लोग यही अच्छे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ ज़ोहो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो एक्सेल वाले दौर में चल रहे हो, हाँ, तो फिर जाहिर है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ई इनवॉइस में फिर याद दिलाऊं, स्टार्ट में मैंने कहा पीडीएफ फॉर्म की इनवॉइस नहीं, कुछ लोग समझते हैं पीडीएफ भेज दिया इनवॉइस हो गई। अच्छा, ई इनवॉइस सिस्टम की रीडिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इससे या एक और क्वेश्चन जो जन्म लेता है इस चीज से, वो ये है कि क्या हमारा पूरा का पूरा जो इनवॉइस का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा? देखें असल में आपकी इनवॉइस फ्रंट पे वैसी है जैसी है,
लेकिन इनवॉइस के अंदर पीछे सारी फील्ड्स लगनी है जिन्हें मशीन रीड करेगा, जिसे हम कहते हैं XML टेक्नोलॉजी, जो मशीन की टेक्नोलॉजी XML जो है XML, XML क्योंकि अच्छा, मशीन को तो अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, उसकी अपनी लैंग्वेज है XML। ठीक है। उसको उस लैंग्वेज में जब लिखी हुई इनवॉइस मिलेगी जिसमें मैंडेटरी फील्ड्स कवर्ड होंगी, तभी वो ASP के पास जाएगी, जो एक्रीडिएटेड सर्विस प्रोवाइडर है, वो अप्रूव करेगा। फिर वो आगे बायर के ASP के पास जाएगी, फिर उसके बाद वो बायर अप्रूव होगा, फिर वो FTA के पास जाएगी। तो वो असल में PDF इनवॉइस आपकी फ्रंट में कुछ भी डिजाइन हुआ हुआ, लेकिन अंदर जो उसकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो कवर्ड होना जरूरी है। ठीक है। तो लेकिन अगेन जो अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो ऑटोमेटिकली वो चीजें कवर चेंज कर रहे हैं और कवर कर लें, चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अवैस भाई, मुझे तो समझ में आ गई इनवॉइसिंग क्या होती है। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको भी समझ आ गया होगा कि इनवॉइसिंग क्या चीज है, किसको कब ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, क्या क्या फायदा इससे पहुंच रहा है बिजनेस को। ये बिजनेस के ऊपर बर्डन नहीं है, तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कंप्लायंस तो है, लेकिन उस कंप्लायंस से मुझे खुद फायदा हो रहा है। मेरी बहुत सी चीजें, मेरी रिसोर्सेज की जो एफर्ट्स हैं वो काफी कम लग रही हैं। मेरे अपने अदरवाइज रिसोर्सेज, डाटा मेंटेन करने की चीजों के ऊपर जो चीजें जो एक्सपेंसेस आपके हो रहे थे वो काफी कम हो रहे हैं। और यही चीज है कि इस चेंज को बड़ा पॉजिटिव लेना है, और ये तो आसान है। आपका सब कुछ वही चल रहा है, आपने ASP इंटीग्रेट करना है, लेट्स ऑल गुड टू को, आपका ऑडिट खत्म हो गया, आपकी रिकॉन खत्म हो गई। हाँ, फर्दर को अगर आपके लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। अवैस भाई को कौन नहीं जानता, इनको डायरेक्टली भी अप्रोच किया जा सकता है, मुझे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं ताकि हम लोग वहां पे कमेंट्स पे रिप्लाई करें, ताकि बाकी लोग जो जानना चाहते हैं उन चीजों को, उनके सवाल आते हैं वो हो सकते हैं। और अगर आपके सवाल ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर हम अवैस भाई को दोबारा से मौका देंगे, बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोबारा से वापस आए और उन सब सवालात का जवाब जो है हम इसी तरह से आप तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू सो मच कि हमारे व्यूअर्स को एक हमें पैगाम देना है कि उन्होंने ये वीडियो देख के क्या करना है, इस बेहतरी के सफर को आगे चलाना है शेयर करके, ठीक। वरना ये इल्म सिर्फ आप तक रह जाएगा। बहुत अच्छी बात करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, लाइक भी करें और ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।